गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, कोई भी जो परमाणु होता है, जैसे हमने पढ़ा है शुरू में कि कोई भी परमाणु जो है वो सामान्यतः कैसा होता है, उदासीन होता है। अब उस परमाणु में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, वो अपने साथ एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को बांध सकता है, तो वो जो क्षमता होगी उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, या उसका एक दूसरा डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कोई भी हम परमाणु लेते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम प्रविष्ट कराते हैं, तो ये जो परमाणु है ये बदल जाएगा ऋण आयन में। चूंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस वजह से वो ऋण आयन में बदल जाएगा और यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा मुक्त होगी, इसी ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जैसे इसको हम मान लीजिए डायग्राम में देखें तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक परमाणु है जी, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं। तो जब हम कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रविष्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ये यहाँ से ऊर्जा बाहर निकलेगी और यही ऊर्जा क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए इसको और थोड़ा सरलता से हम समझते हैं। जैसे कि किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋण आयन में बदलने पर मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी परिभाषा को यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए। आइए आगे देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसमें आवर्तिता कैसी होती है, वो आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार से बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें आवर्त में कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, जबकि वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटता जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो बढ़ता जाता है, जबकि किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटता है। ठीक है, ये कैसे होता है देखिए। जैसे हमने दो परमाणु ले लिया, ठीक है, एक परमाणु है जिसके अंतिम कोश में यहाँ पर आकर्षण मान लीजिए कम है, और दूसरा है यहाँ पर क्या है, आकर्षण ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें प्रविष्ट करा रहे हैं। कहाँ प्रविष्ट करा रहे हैं, उस कोश में जहाँ पर नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण कम है। तो अब हम यहाँ पे यदि इसको प्रवेश कराएंगे तो चूंकि यहाँ पे आकर्षण कम है, तो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को कम ताकत के साथ अपने साथ बांधेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आकर्षण ही कम है, ताकत ही कम है। ठीक, ये कमजोर है कह सकते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से ही बांधेगा। मतलब कि यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी कम मात्रा में ही मुक्त होगी। क्लियर। और मान लीजिए कोई परमाणु है जिसके अंतिम कोश पर आकर्षण ज़्यादा है। अब ज़्यादा आकर्षण है तो यहाँ पर जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, ये ज़्यादा ताकत से अपने साथ बांध लेगा। ठीक है, ज़्यादा ताकत से अपने साथ बांधेगा तो यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो भी ज़्यादा मात्रा में होगी। ठीक, तो यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि आकर्षण कम होगा तो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, और यदि आकर्षण ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, आवर्तिता से हम जानते हैं कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जब नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती जाएगी। दूसरा यदि हम देखें वर्ग में देखें तो वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आकर्षण कम होता जाता है। आकर्षण कम होता जाता है तो यही फार्मूला वहाँ पर भी अप्लाई करो आप, कि जैसे मान लीजिए लिथियम का आकर्षण अधिक होगा, सोडियम का आकर्षण कम, फिर नीचे पोटेशियम का और कम, रुबिडियम का और कम। मतलब जैसे नीचे जाते जाएंगे
तो क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, कम होता जाएगा। अब नाभिकीय आकर्षण मान लीजिए कम होगा तो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी ना, ठीक है, सेम फंडा है। नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब ऊपर में नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज़्यादा होगा। नीचे जाते जाएंगे नाभिकीय आकर्षण घटता जाएगा, नाभिकीय आकर्षण घटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट क्या होता है कि जो नाभिकीय आकर्षण है उसके समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। इससे पहले हमने आयनन ऊर्जा देखा, तो आयनन ऊर्जा में भी हमने यही की पॉइंट देखा था कि आयनन ऊर्जा जो है वो नाभिकीय आकर्षण के समानुपाती होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो है वो नाभिकीय आकर्षण के समानुपाती होगा, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट है, इसी बेस पे हम आगे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार आप ले सकते हो। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, नेक्स्ट परिरक्षण प्रभाव और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये चार ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। अब इसमें एक नया वर्ड आया है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो पहले हम देख लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश या जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है ये, तो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस किए गए आकर्षण बल पूर्ण नाभिकीय आवेश की तुलना में कम होता है। इसे ही बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया एक परमाणु, ये उसका नाभिक हो गया और ये उसके विभिन्न कोश, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे बाहरी कोश और ये भीतरी कोश। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये नाभिक अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन बीच में ये जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। और ये जो बाधा डालते हैं, यहाँ पे जो ये प्रतिकर्षण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। तो ये परिरक्षण प्रभाव की वजह से क्या होता है कि ये जो नाभिक है जितनी ताकत से इसको खींचता है इलेक्ट्रॉन को, वो पूरी ताकत यहाँ पे नहीं लग पाती, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस नाभिक में मान लीजिए कि 10 कूलाम आवेश है, ठीक है, आवेश को कूलाम से नापते हैं। तो इस नाभिक में मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है और ये पूरे 10 कूलाम आवेश से उतनी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक। लेकिन बीच में जो उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन है ये अवरोध पैदा कर रहा है, मान लीजिए, जिसकी वजह से मान लीजिए 2 कूलाम आवेश जो है वो, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिरक्षण काम कर रहा है, यहाँ पे एक आवरण प्रभाव काम कर रहा है, उस वजह से कि 2 कूलाम आवेश यहीं पे नष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंचेगा केवल 8 कूलाम आवेश, ठीक। तो अब देखिए, मतलब यहाँ से पूर्ण नाभिकीय आवेश कितना है हमारा, 10 है पूर्ण नाभिकीय आवेश, और परिरक्षण कितना है, परिरक्षण है 2, ठीक। तो इस परिरक्षण की वजह से क्या होता है कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन पूरा 10 का 10 महसूस नहीं करेगा, ठीक है। ये परिरक्षण की वजह से कुछ आवेश कम हो जाएगा और ये अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आवेश महसूस करेगा, पूर्ण जो नाभिकीय आवेश में है पूर्ण आवेश, उससे ये कम मात्रा में ही इस तक पहुंच पाएगा, कम मात्रा में ही ये आवेश जो है वो महसूस करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, या इसी को बोलेंगे ENC। जैसे इसका हम फार्मूला देखें क्या होता है, जेड इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये होता है जेड एक्चुअल मतलब पूर्ण नाभिकीय आवेश ऋण परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। या उसी को हम शब्दों में देखें तो क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर होता है पूर्ण नाभिकीय आवेश ऋण परिरक्षण प्रभाव के, ठीक है। मतलब यही सेम चीज कि ये जैसे पूर्ण नाभिकीय आवेश है, इसमें हमने क्या किया, परिरक्षण को घटा दिया, तो परिरक्षण को घटाने के बाद जो बचेगा वही होगा आपका ENC प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक, ये होता है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम फिर इसमें ले लेते हैं, जैसे हमने एक परमाणु ले लिया ये जिसका आकार छोटा है, और एक और हम परमाणु ले लेते हैं जिसका आकार थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा या ये जो अंतिम कोश होगा, ये अंतिम कोश पर क्या करेगा, ये नाभिक उसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। मतलब ये अंतिम कोश पर जो
आवेश होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेगा, इस अंतिम कोश को ये नाभिक अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर ये खींचेगा, ठीक। तो अब आप देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर या इस कोश पर आकर्षण कैसा होगा। चूंकि देखिए नाभिक के नज़दीक है मतलब यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा दूर में है मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर या इस कोश पर जो है नाभिक का आकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा। मतलब यहाँ की यदि बात करें, यदि आकार छोटा होगा तो नाभिक के नज़दीक होगा मतलब यहाँ पे जो आकर्षण है वो हो जाएगा अधिक, ठीक है। उसी तरह से बड़ा होगा, यदि आकार में बड़ा है तो बड़ा है मतलब नाभिक से दूर हो जाएगा मतलब क्या होगा, आकर्षण यहाँ पे हो जाएगा कम, ठीक। आकर्षण यहाँ पे कम हो जाएगा। और हमारा की पॉइंट क्या कहता है कि नाभिकीय आकर्षण के समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ पे देखिए नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है, कहाँ पे, जब आकार छोटा होता है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या या आकार यदि कम होगा, छोटा होगा, तो क्या हो गया, आकर्षण, ठीक है। आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, जी आकर्षण अधिक होगा। और आकर्षण यदि अधिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी अधिक होगी, ठीक है। यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ज़्यादा ताकत से खींचेगा, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी वो रिलीज करेगा वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश अभी हमने पढ़ा। प्रभावी नाभिकीय आवेश को यदि हम एक शब्द में बोले तो अंतिम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा जितना नाभिकीय आवेश या जितना नाभिकीय आकर्षण महसूस किया जाता है वही होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होगा, सिर्फ ये इसी एग्जाम्पल से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु है, यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश मान लीजिए अधिक है, ये, ठीक। ये आकर्षण को आप कर लो, आकर्षण को आप यहाँ पे कर लो ENC, ठीक। यदि जैसे हमने मान लिया ले लिया परमाणु और यहाँ पर मतलब अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है या जो अंतिम कोश है वहाँ पर यदि ENC का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यदि अधिक है तो क्या होगा, जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये ज़्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आकर्षण ज़्यादा है। वहीं पे कोई दूसरा परमाणु है जहाँ पे ENC का मान कम है, ENC का मान कम है मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको ये कम ताकत से खींचेगा, क्योंकि भाई उसके पास आकर्षण ही कम है, कम आकर्षण है तो कम ताकत ही लगाएगा, ठीक। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। समझ लीजिए कि जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि कम होगा तो आकर्षण जाहिर सी बात है कम होगा, ठीक है। और आकर्षण कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम ये जानते हैं कि परिरक्षण प्रभाव यदि अधिक होता है तब आकर्षण क्या होता है, तब आकर्षण जो होता है वो हो जाता है कम, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर फिर उसी को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक परमाणु हो गया और ये आपका दूसरा परमाणु, ये, ठीक। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया, ये यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोश के बीच में कितने कोश है, यहाँ पे एक कोश है। अब इस एक कोश में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ठीक है। ये भी हम परमाणु संरचना में पढ़े हैं, है ना, बोरबरी की जो योजना है उसमें भी पढ़े हैं। अब ये एक परमाणु है, इसमें ये इसका बाहरी कोश और ये भीतरी कोश, यहाँ पे 2 कोश उपस्थित है। तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 8 होंगे, ये, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा जो कोश होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बोरबरी योजना में ये भी हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पे देखिए कि नाभिक और अंतिम कोश के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ नाभिक और अंतिम के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब यहाँ पे क्या है, परिरक्षण ज़्यादा होगा, ठीक। और ये भी हमने आवर्तिता में पढ़ा है कि जैसे कोश की संख्या बढ़ती है वैसे उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है, मतलब परिरक्षण का मान बढ़ता है, और परिरक्षण का मान बढ़ता है तो नाभिक और अंतिम कोश या अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। ये सब आवर्तिता में पढ़ चुके हैं, है ना।
तो ये क्या होगा कि जैसे परिरक्षण बढ़ेगा वैसे आकर्षण जो है वो कम हो जाएगा। मतलब यदि परिरक्षण अधिक होगा तो आकर्षण कम हो जाएगा, और आकर्षण कम होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसे यदि परमाणु हैं, कोई भी परमाणु जिनका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित है या फिर पूर्ण पूरित है, मतलब कि इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, ठीक है। जैसे यदि अंतिम कोश में जितने भी कक्षक है उसमें सब में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम बोलते हैं अर्धपूरित, और यदि सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण पूरित। तो कोई भी जो परमाणु है यदि उसका अंतिम कोश, कोई भी जो परमाणु है यदि उसके अंतिम कोश का जो विन्यास होगा वो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्थायी होगा। और जब परमाणु जो है वो स्थायी है तो वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित नहीं रहेगा, उसकी जो स्थायित्व है वो भंग हो जाएगी। इस वजह से क्या करता है, वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता, और इसलिए उसका जो आयनन उसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो हो जाती है कम, ठीक। तो ये वो कारक है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से अपवाद हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आवर्तिता के नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहला है कि जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 18वें समूह या उत्कृष्ट गैस, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं और इनके साथ ही जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका यदि हम अंतिम कोश का विन्यास देखें तो ये होता है NH2 या फिर NH2NP6, मतलब इनका जो अंतिम कोश होता है वो होता है पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित अंतिम कोश इनका पूरी तरह से भरा हुआ होता है, और चूंकि पूरी तरह से भरा हुआ होता है इसीलिए नए आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, या उसके लिए इनके पास कोई भी रिक्त कक्षक नहीं होता है जहां वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सके, ठीक है। तो पूर्ण पूरित होने की वजह से ही ये जो तत्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है शून्य। इसमें दूसरा होता है जैसे जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, इनके यदि अंतिम कोश का हम विन्यास देखें तो वो कैसा रहता है, अर्धपूरित होता है, ठीक। जैसे नाइट्रोजन का हम देखें, नाइट्रोजन का साथ है 1s2 2s2 2p3, मतलब इसके अंतिम जो कक्षक होंगे वो इस तरह से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब आधे रूप से भरे होते हैं। और अर्धपूरित होने की वजह से ये भी क्या होगा, स्थायी होगा। स्थायी होगा ये इस वजह से भी ये नया जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये ग्रहण नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये अर्धपूरित होने की वजह से स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। फिर भी चूंकि देखिए इनमें अभी भी जो कक्षक है वो पूरी तरह से भरे नहीं है, इसलिए यदि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट यदि हम लगाते हैं या ऐसा कोई विशेष परिस्थिति बन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो ग्रुप होता है उनका इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है, लेकिन नाइट्रोजन या फास्फोरस उनका इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य नहीं होता, ठीक है, कम जरूर होता है। अर्धपूरित होने की वजह से स्थायी होते हैं, स्थायी होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम इसलिए होता है क्योंकि अर्धपूरित है, अर्धपूरित है इस वजह से स्थायी है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, ठीक है, बट शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कक्षक अभी भी चांसेस है वहां पे इलेक्ट्रॉनों के भरने के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की चांसेस जो है अभी भी बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और जबकि जीरो में क्या होता है, पूरी तरह से चांसेस खत्म हो जाती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, इनमें फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो कम होता है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो अधिक होता है, ठीक। अब ये कैसे होगा, जैसे हम मान लीजिए वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, कम होते जाता है, घटते जाता है, ठीक। और हम वर्ग में देखते हैं पहले क्या रहता है, पहले फ्लोरीन रहता है, उसके नीचे क्या रहता है, क्लोरीन रहता है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कम होता है। मतलब फ्लोरीन का अधिक होना चाहिए, क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्लोरीन का अधिक होता है, फ्लोरीन का कम होता है। ऐसा क्यों? ठीक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे यदि हम फ्लोरीन की संरचना देखें तो फ्लोरीन की संरचना में क्या होता है, इसमें मात्र 2 कोश होते हैं, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 7, इस तरह से यदि उसकी संरचना देखें तो ऐसा होगा। तो जो फ्लोरीन होता है उसका आकार छोटा होता है, जबकि क्लोरीन में देखें, क्लोरीन में 3 कोश होते हैं, 2, 8, 7 इस तरह से, और क्लोरीन की जो संरचना होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। अब फ्लोरीन का जो आकार है छोटा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ज़्यादा नज़दीक होते हैं मतलब इनके बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, इनके बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अधिक प्रतिकर्षण होने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण अधिक होने की वजह से जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है उसको ये जब ग्रहण करता है तो उसको ये ज़्यादा ताकत से अपने साथ बांध नहीं पाता, ठीक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण ज़्यादा है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, तो इस प्रतिकर्षण के कारण से जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, उसको भी ये ज़्यादा ताकत से नहीं बांधेगा, उसको भी वो क्या करेगा, कम ताकत से बांधेगा, क्योंकि जैसे कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रतिकर्षण और ज़्यादा बढ़ेगा, प्रतिकर्षण, और हम जानते हैं प्रतिकर्षण बढ़ता है तो आकर्षण कम होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका आकर्षण कम हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने की वजह से क्या होता है, इनके बीच इनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उनमें प्रतिकर्षण बल अधिक होता है, और इस प्रतिकर्षण बल अधिक होने की वजह से जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है, ठीक। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, क्लोरीन में यदि हम देखें तो क्लोरीन का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है वो जो है फ्लोरीन की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, कम होता है। इस वजह से क्या होगा कि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसके प्रति इनका जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और यही वजह होता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कम होती है, ठीक है। कारण क्या, फ्लोरीन छोटा होता है, छोटा होने की वजह से वो ज़्यादा, और उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके प्रति इनका जो आकर्षण है वो कम होता है, मतलब आयनन ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है कारण। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और बाकी जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।